नमस्कार। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? ये सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो आज हम इसी दुनिया की सैर पर निकलेंगे। हम इसके भूगोल की परतें खोलेंगे, जानेंगे कि इसके अलग-अलग नामों के पीछे क्या कहानियां हैं और देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर इसकी मौजूदगी कितनी विशाल है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। हमारे देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब क्यों? हर नाम के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक गहरा इतिहास छिपा है। तो आइए आज पता लगाते हैं कि ये नाम आखिर आए कहां से और इनका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इन नामों के पीछे की कहानियों से। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी हजारों साल की सांस्कृतिक यात्रा की निशानियां हैं। ये देखिए, ये टाइमलाइन हमें भारत के नामों की पूरी यात्रा पर ले जाती है। देखिए, बहुत पुराने ग्रंथों में इस जमीन को जम्बूद्वीप कहा जाता था, जिसका मतलब है जामुन के पेड़ों का द्वीप। फिर जब आर्य आए तो ये आर्यवर्त कहलाया। इसके बाद एक महान राजा हुए, राजा भरत, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। और यही नाम भारत आज हमारे संविधान में भी है। कहानी और आगे बढ़ती है। जब ईरानी लोग सिंधु नदी के पार आए तो वो स को ह बोलते थे, तो सिंधु बन गया हिंदू और जगह बन गई हिंदुस्तान। और आखिर में यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इसी इंडस से बना हमारा मॉडर्न नाम इंडिया। अच्छा, आपने सुना होगा कि भारत को अक्सर एक उपमहाद्वीप यानी एक सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, पर ऐसा क्यों? इसका जवाब ना पूरी तरह से इसके भूगोल में छिपा है। जरा सोचिए, ये एक इतना बड़ा जमीनी हिस्सा है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में देखिए अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और यही अनोखी बात इसे बाकी एशिया से एक बिल्कुल अलग पहचान देती है। तो ठीक है, हमने भारत के नामों के पीछे की कहानी तो समझ ली। अब बारी है ये देखने की कि ये विशाल देश दुनिया के नक्शे पर यानी ग्लोब पर आखिर है कहाँ। ग्लोब पर किसी भी देश की लोकेशन समझने के लिए ना हमें पहले गोलार्ध यानी हेमिस्फेयर्स को समझना होता है। देखिए, जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और एक और लाइन है प्रधान मध्याह्न रेखा जो इसे पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। तो अब सवाल ये है कि भारत कहाँ है? जैसा कि साफ दिख रहा है, भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम बिल्कुल सटीक लोकेशन की बात करें, मतलब एकदम पिन पॉइंट, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाता है। और इसका देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी इसमें जोड़ते हैं ना, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर और भी नीचे चला जाता है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो लोकेशन तो हमें पता चल गई। अब समय है भारत के विशाल आकार को महसूस करने का। ये देश असल में कितना बड़ा है, चलिए इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और ये आंकड़े ये वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए इसे आसान बनाते हैं, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, ये दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.42% हिस्सा है। बहुत ज्यादा नहीं है ना? लेकिन इसी छोटी सी जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। और एरिया के हिसाब से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। ये आंकड़े वाकई दिखाते हैं कि हमारा देश कितना विशाल और महत्वपूर्ण है। अब इस विशाल आकार को एक और नजरिए से देखते हैं। अगर हम उत्तर में कश्मीर से एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये दूरी है 3,214 किलोमीटर। और वहीं पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। एक दिलचस्प बात यह है कि भारत की लंबाई इसकी चौड़ाई से थोड़ी सी ज्यादा है। ये इसके अनोखे आकार को और भी खास बनाता है। चलिए अब बात करते हैं देश की सीमाओं की। एक तरह से हम देश के किनारों का एक वर्चुअल दौरा करेंगे, उन रेखाओं का जो इसके आकार को तय करती हैं, चाहे वो जमीन पर हों या समंदर में। ये टेबल देखिए, ये हमारी विशाल सीमाओं का पूरा हिसाब देती है। हमारी जमीनी सीमा जो हम अपने पड़ोसी देशों के साथ शेयर करते हैं वो है 15,200 किलोमीटर लंबी।
और हमारी तटरेखा यानी कोस्टलाइन अगर द्वीपों को भी मिला लें तो ये 7,516 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर भारत की सीमा कितनी हुई? 22,700 किलोमीटर से भी ज्यादा। अंदाजा लगाइए, ये इतना है कि आप पृथ्वी का आधा चक्कर लगा सकते हैं। और जब हम इस लंबी तटरेखा की बात कर ही रहे हैं तो कुछ मजेदार फैक्ट्स भी जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे लंबी कोस्टलाइन किस राज्य की है? वो है गुजरात। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु का। और सबसे छोटी तटरेखा वो है हमारे प्यारे से छोटे से राज्य गोवा की। तो अब हम अपनी इस भौगोलिक यात्रा के एक बहुत ही रोमांचक हिस्से पर आ गए हैं। अब हम चलेंगे देश के चारों कोनों तक, यानी भारत के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी छोर पर। शुरुआत करते हैं सबसे उत्तर से। भारत का जो सबसे उत्तरी सिरा है वो लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर है। इस जगह का नाम है इंदिरा कौल। कह सकते हैं कि यहां पर हमारी जमीनी सीमा का सिरा है। अब उत्तर से सीधे चलते हैं पश्चिम की ओर, गुजरात के कच्छ के रण में। यहां गुहार मोती नाम का एक छोटा सा गांव है जो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है। ये वो जगह है जहां देश में सूरज सबसे आखिर में ढलता है। और अब पश्चिम से सीधे पूरब की तरफ, जहां देश में सूरज की सबसे पहली किरणें पड़ती हैं। ये जगह है अरुणाचल प्रदेश में और इसका नाम है किबिथु। ये है भारत का सबसे पूर्वी छोर। अब आते हैं दक्षिण में और यहां पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां एक नहीं दो दक्षिणी बिंदु हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे दक्षिणी सिरा है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम पूरे भारत देश की बात करें जिसमें हमारे द्वीप भी शामिल हैं, तो सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप में है और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो ये दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ और भी बातें हैं। पहले इसे पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और ला ही चिंग जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता था। और एक और बात, ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से सिर्फ 876 किलोमीटर दूर है। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितना दक्षिण में है। अच्छा, भारत के भूगोल में एक और बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन लगभग भारत के बीच से होकर गुजरती है और देश को दो मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। और पता है, ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमने आज भारत के नामों की कहानी से लेकर इसके चारों कोनों तक की एक पूरी यात्रा कर ली। हमने इसके विशाल आकार और इसकी सीमाओं को आंकड़ों में भी समझा। भारत का नक्शा हम सबने कितनी ही बार देखा होगा, है ना? पर क्या कभी उन अदृश्य रेखाओं पर गौर किया है जो उस पर खींची होती हैं? देखिए, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, और यही तय करती हैं कि भारत का मौसम कैसा होगा, हमारी घड़ियां क्या समय दिखाएंगी और तो और समुद्र में हमारे अधिकार कहां तक हैं। चलिए आज इन्हीं रेखाओं के रहस्यों को समझते हैं। अब ये सवाल बड़ा मजेदार है। आखिर एक ही देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और ठीक उसी वक्त दक्षिण में लोग गर्मी से परेशान हो? और ये कैसे मुमकिन है कि देश के एक हिस्से में सूरज उग चुका हो जबकि दूसरा हिस्सा अभी भी रात के अंधेरे में डूबा हो? तो भाई, इन सारे सवालों का जवाब भारत के भूगोल में छिपी 2 चाबियों में है। एक है अक्षांश और दूसरी है देशांतर। हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़े मुश्किल लगें, पर चिंता की कोई बात नहीं। चलिए साथ मिलकर इस भौगोलिक रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मौसम की पहेली को सुलझाते हैं। इसका सारा राज छिपा है अक्षांश रेखाओं में। ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं और यही तय करती हैं कि सूरज की किरणें भारत के किस हिस्से पर सीधी पड़ेंगी और किस पर तिरछी। इसको ना ऐसे समझिए, भारत के जो उत्तरी हिस्से हैं जैसे जम्मू कश्मीर, वो भूमध्य रेखा से काफी दूर हैं। इसलिए वहां तक पहुंचते पहुंचते सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जिससे उनकी गर्मी कम हो जाती है। सीधी सी बात है, यही वजह है कि वहां मौसम ठंडा रहता है। अब इसके उलट दक्षिण के राज्य जैसे केरल और तमिलनाडु भूमध्य रेखा के बहुत पास हैं। यहाँ सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे ज्यादा गर्मी मिलती है और मौसम गर्म रहता है। तो मौसम का राज तो अक्षांश रेखाओं में मिल गया। अब बात करते हैं समय की। इसके लिए हमें दूसरी तरह की अदृश्य रेखाओं को समझना होगा। ये हैं देशांतर रेखाएं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं।
और यही तय करती हैं कि हमारी घड़ी में क्या बजेगा। पता है, ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन भारत के सबसे पूर्वी छोर यानी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी छोर गुजरात के लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अरुणाचल में सुबह हो चुकी होती है, गुजरात में लोगों के लिए सुबह होने में अभी काफी देर होती है। अब जरा सोचिए, अगर देश में हर जगह का टाइम अलग अलग हो तो क्या होगा? ट्रेनें, फ्लाइट्स, ऑफिस, सब कुछ कैसे चलेगा? इसी उलझन से बचने के लिए एक कॉमन यानी कि एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए देश के लगभग बीच से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा को चुना गया। यह है 82 डिग्रीज 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है और इसी रेखा पर जो समय होता है उसे ही पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। ये जो हमारी टाइम वाली लाइन है ना, ये एक लंबा सफर तय करती है। ये उत्तर में उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, फिर भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश से गुजरती है और फिर छत्तीसगढ़ और ओडिशा को पार करती हुई दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक जाती है। और हाँ, यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। भारत की 2 सबसे जरूरी काल्पनिक रेखाएं, एक तो कर्क रेखा जो मौसम को प्रभावित करती है और दूसरी ये हमारी मानक समय रेखा। ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और ये अनोखा संगम छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। अगर हम पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो हमारा भारतीय मानक समय, जिसे हम IST कहते हैं, वो दुनिया के टाइम के सेंटर यानी ग्रीनविच मीन टाइम GMT से हमेशा 5.5 घंटे आगे रहता है। लेकिन इन रेखाओं का असर सिर्फ जमीन तक ही नहीं है, कहानी अभी बाकी है। अब हम जमीन से समंदर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि ये अधिकार की रेखाएं तट के आगे कैसे बढ़ती हैं। अच्छा, अब समुद्र की बात करने से पहले एक नया शब्द समझना होगा, नॉटिकल मील। देखिए, जैसे जमीन पर हम दूरी किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही समंदर में दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है और एक नॉटिकल मील लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत के समुद्री अधिकारों को समझने के लिए इन्हें 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, तट से दूरी के साथ साथ भारत के अधिकार भी बदलते हैं। सबसे पहले तट के सबसे करीब 12 नॉटिकल मील तक भारत का वैसा ही पूरा अधिकार है जैसा अपनी जमीन पर होता है। फिर थोड़ा और आगे 24 नॉटिकल मील तक भारत को साफ सफाई और टैक्स वसूलने जैसे कुछ खास अधिकार मिलते हैं। और सबसे जरूरी 200 नॉटिकल मील तक का विशाल इलाका, जहां भारत को मछली पकड़ने से लेकर तेल और गैस निकालने तक के सभी आर्थिक अधिकार हासिल हैं। आज हम सब मिलकर भारत की एक ऐसी भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो नक्शों से कहीं ज्यादा गहरी है। हम भारत की विशाल सीमाओं को देखेंगे, इसके राज्यों की बनावट को समझेंगे और कुछ ऐसे हैरान करने वाले भौगोलिक तथ्यों को जानेंगे जो हमारे देश की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो पहला सवाल यही उठता है कि भारत की भौगोलिक बनावट आखिर कितनी अनोखी है। पहली नज़र में शायद ये सिर्फ जमीन और पानी का एक नक्शा लगे, लेकिन असल में ना ये हजारों सालों के इतिहास, संस्कृति और प्रशासन की पूरी कहानी कहता है। आइए इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम अपनी खोज बाहर से अंदर की तरफ करेंगे और शुरुआत होगी भारत की विशाल जलीय सीमाओं से। देखिए, ये सिर्फ पानी की लकीरें नहीं हैं, ये वो बाउंड्रीज हैं जो भारत की पहचान को एक आकार देती हैं और इसे दुनिया से जोड़ती भी हैं और कहीं-कहीं अलग भी करती हैं। तो चलिए सबसे पहले भारत और श्रीलंका के बीच की समुद्री सीमा पर एक नज़र डालते हैं। अब देखिए, ये कोई सीधी सादी लाइन नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये तो कई भौगोलिक अजूबों की एक पूरी चेन है। इसमें पाक की खाड़ी है, रामेश्वरम वाला पंबन द्वीप है, वो ऐतिहासिक एडम्स ब्रिज और मन्नार की खाड़ी भी है। ये सब मिलकर इन दोनों देशों के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन खास चैनल्स की जो भारत के द्वीपों को हमारे पड़ोसी देशों से अलग करते हैं। ये चैनल्स असल में समुद्र के वो संकरे रास्ते होते हैं जो बड़े पानी के हिस्सों को जोड़ते हैं और अक्सर इंटरनेशनल बाउंड्री का काम भी करते हैं। यहाँ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते दिखाए गए हैं। एक है विशाल ग्रेट चैनल जो भारत के ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, और दूसरा है
कोको चैनल। ये भारत के अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। ये दोनों ही चैनल स्ट्रैटेजिक और व्यापारिक लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। आपको पता है, भूगोल में अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइंस भी सीमाएं तय करती हैं। जरा देखिए, 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर उत्तर की ओर बढ़ते हैं, 9 डिग्री चैनल आ जाता है जो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग कर देता है। और फिर पूर्व में 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के बीच एक साफ बंटवारे वाली लाइन खींचता है ना दिलचस्प? इन चैनलों के अलावा एक और महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिसका नाम है डंकन पास। ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान द्वीपों के ठीक बीच से होकर गुजरता है और अंडमान द्वीप समूह के अंदर ही एक अहम बंटवारा बनाता है। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 13 किलोमीटर। जानते हैं ये क्या है? ये दूरी जुड़ी है भारत के एक बहुत ही मशहूर लैंडमार्क से। ये है चेन्नई के प्रसिद्ध मरीना बीच की लंबाई, जो इसे भारत का सबसे लंबा शहरी समुद्र तट बनाती है। जरा सोचिए, 13 किलोमीटर तक फैला हुआ एक बीच। चलिए अब समुद्र से जमीन की ओर आते हैं और भारत के अंदर के एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शे को देखते हैं। अब हम भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। तो प्रशासनिक तौर पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए, भारत को कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और यही वो ढांचा है जो इतने बड़े और विविध देश को चलाने में मदद करता है। अब कुछ मजेदार आंकड़ों पर नजर डालते हैं, खासकर एरिया के हिसाब से। आपको पता है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साइज में जमीन आसमान का फर्क है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ये चार्ट देखिए, ये राज्यों के आकार के अंतर को कितने जबरदस्त तरीके से दिखाता है। एक तरफ है राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य, और उनकी तुलना में देखिए जरा गोवा कितना छोटा है। ये दिखाता है कि भारत में साइज की कितनी ज्यादा वैरायटी है। और जैसा राज्यों में है, वैसा ही हाल केंद्र शासित प्रदेशों का भी है। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ राज्यों तक ही नहीं है। जब हम जिलों यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं तो भी हमें ऐसे ही बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ, जो एक विशाल रेगिस्तानी इलाका है, और सबसे छोटा है पुडुचेरी का माहे, जो एक छोटा सा प्यारा तटीय शहर है। अब भारत के कुछ खास इलाकों पर फोकस करते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जिनकी भौगोलिक व्यवस्था बहुत ही अनोखी और दिलचस्प है, एकदम पहेली की तरह। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स की। ये नाम पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को दिया गया है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन्हें बहनें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और इनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत भी आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अब हम राज्यों की सीमाओं से जुड़े कुछ और दिलचस्प फैक्ट्स को देखेंगे। भारत का नक्शा अपने अंदर कुछ ऐसी पहेलियां छिपाए हुए हैं जहां राज्यों की सीमाएं बहुत ही अनोखे तरीकों से एक दूसरे से मिलती हैं। स्क्रीन पर यह संख्या देखिए, 9। जानते हैं ये क्या है? ये संख्या भारत के एक राज्य को सबसे अलग बनाती है। यह है उत्तर प्रदेश की सीमाओं की संख्या, जो कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। ये भारत में किसी भी एक राज्य द्वारा शेयर की जाने वाली सबसे ज्यादा सीमाएं हैं। कमाल है ना? आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों से मिलती है और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से। ये बात इसे भारत के राजनीतिक और भौगोलिक नक्शे पर एक बहुत ही सेंट्रल जगह देती है। और रुकिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक और भौगोलिक अजूबा है, सोनभद्र जिला। ये भारत का एक लौता, जी हां, एक लौता ऐसा जिला है जो 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है: छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। अब बात करते हैं शायद भारत के सबसे अनोखे केंद्र शासित प्रदेश की, पुडुचेरी की। पुडुचेरी कोई एक जुड़ा हुआ इलाका नहीं है। इसके हिस्से भारत के 3 अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए हैं, जो इसे एक सच्ची भौगोलिक पहेली बना देता है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, पुडुचेरी के मुख्य हिस्से अलग अलग राज्यों में हैं। इसका यनम जिला आंध्र प्रदेश में है, कराईकल और पुडुचेरी शहर तमिलनाडु में है, और माहे तो केरल के तट पर है। पता है ऐसा क्यों है?
क्योंकि ये सभी इलाके पहले फ्रांसीसी कॉलोनी का हिस्सा थे और आज़ादी के बाद भी इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। ये वाकई में भूगोल और इतिहास का एक अनोखा संगम है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, भारत के नक्शे पर, उसकी सीमाओं के साथ साथ। ये सिर्फ जमीन पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये वो जगह हैं जहां इतिहास, संस्कृति और लोगों की जिंदगियां एक दूसरे से मिलती हैं। तो चलिए इस भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम इस सफर में आगे बढ़े, एक सवाल है। जरा सोचिए, भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ होगी? ज्यादातर लोगों के मन में पाकिस्तान या चीन का नाम आता है। चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या है। और सही जवाब है बांग्लादेश। जी हां, हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जो चीन और पाकिस्तान दोनों से ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर। ये आंकड़े वाकई काफी हैरान करने वाले हैं, है ना? तो कुल मिलाकर भारत की जमीनी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। आइए अब एक एक करके इन सभी पड़ोसियों से मिलते हैं और ये भी देखते हैं कि कौन कौन से भारतीय राज्य इन सीमाओं पर बसे हुए हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत के कुल 18 हिस्से, मतलब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीधे तौर पर इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि हमारा देश कितनी गहराई से और कितनी विविधता के साथ अपने पड़ोसियों से जुड़ा हुआ है। तो अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं पश्चिम से, भारत और पाकिस्तान की सीमा से। ये दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक मानी जाती है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है वो गुजरात के रेगिस्तान से शुरू होती है, फिर राजस्थान और पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक चली जाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक आधिकारिक नाम भी है, रेडक्लिफ रेखा। ये नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया, जिन्हें 1947 में भारत के बंटवारे के समय इस सीमा को तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। रेडक्लिफ रेखा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पर जम्मू कश्मीर में जमीन पर जो असल नियंत्रण है उसे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये असल में वो रेखा है जहां 1947 की युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं रुकी थीं। इसके पार का जो इलाका है वो पाक अधिकृत कश्मीर या POK कहलाता है, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पश्चिम में ही हमारी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ये सीमा लद्दाख के POK वाले हिस्से को छूती है। अच्छा, तो अब पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं और पहुंचते हैं हिमालय की गोद में बसे अपने पड़ोसियों के पास, यानी चीन, नेपाल और भूटान की सीमाओं पर। चीन के साथ हमारी दूसरी सबसे लंबी सीमा है। ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। भारत और चीन के बीच की जो ऐतिहासिक सीमा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने तय किया था। लेकिन पाकिस्तान की सीमा की तरह यहां भी एक पेच है। चीन मैकमोहन रेखा को पूरी तरह से नहीं मानता। जमीन पर जो असल नियंत्रण रेखा है उसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। यही वो रेखा है जो भारतीय क्षेत्र को चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन इलाके से अलग करती है। हमारे 2 और बहुत अहम हिमालयी पड़ोसी हैं, नेपाल और भूटान। नेपाल के साथ हमारी सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती है। यहाँ काली नदी एक तरह से प्राकृतिक सीमा का काम करती है। और ठीक इसी तरह भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। चलिए अब अपनी यात्रा को और पूर्व में ले चलते हैं और भारत की पूर्वी सीमाओं को देखते हैं, यानी वो सरहदें जो म्यांमार और बांग्लादेश से लगी हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इन राज्यों की सीमाएं हैं। ये सीमा काफी हद तक कुदरती है, जिसे लुशाई, पटकोई और अरकान योमा की पहाड़ियां और इरावदी नदी जैसी भौगोलिक बनावटें तय करती हैं। इस सीमा पर एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था लागू है, जिसे फ्री मूवमेंट रिजीम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले जो स्थानीय आदिवासी समुदाय हैं, उन्हें एक दूसरे के इलाके में 16 किलोमीटर अंदर तक आने जाने के लिए वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कदम उनकी सदियों पुरानी सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। और अब आते हैं हमारी सबसे लंबी जमीनी सीमा पर, बांग्लादेश।
भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इस सीमा को छूते हैं। ये दुनिया की सबसे जटिल और घनी आबादी वाली सीमाओं में से एक है। भारत की भौगोलिक स्थिति इतनी कमाल की है कि हमारे कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जो 1 या 2 नहीं बल्कि 3-3 देशों से घिरे हुए हैं। चलिए इस स्लाइड पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सिक्किम 3 देशों से घिरा है, नेपाल, चीन और भूटान। फिर अरुणाचल प्रदेश की सीमा है भूटान, चीन और म्यांमार से मिलती हैं। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को छूता है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन इन तीनों से लगती हैं। ये भौगोलिक स्थिति वाकई में बहुत दिलचस्प है। वैसे एक मजेदार बात बताएं, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, भारत के नक्शे के सफर पर। और ये सिर्फ शहरों और बॉर्डर्स की बात नहीं होगी, बल्कि हम जानेंगे वो कहानियां जो इस नक्शे में छुपी हुई हैं। तो आखिर ये नक्शा हमें बताता क्या है? क्या ये बस कागज पर खींची कुछ लकीरें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी कहानी है। इसमें आपको मिलेंगी भारत की एक्सट्रीम्स, प्रकृति के अजूबे, इतिहास के गहरे निशान और हाँ, पड़ोसियों से हमारे रिश्तों की झलक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले भारत के जबरदस्त स्केल और इसके कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं साइज की। अंदाजा लगाइए, हमारा देश भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान से एरिया में करीब 4 गुना बड़ा है। सोचिए, बस ये एक फैक्ट ही हमें बता देता है कि हम कितनी बड़ी और विशाल जगह की बात कर रहे हैं। और इतने बड़े साइज का असर सीधे सीधे मौसम पर भी दिखता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ राजस्थान का बरियावाली है, जहां गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख का द्रास, जहां हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है। और ये कहानी सिर्फ तापमान तक ही नहीं है, बारिश में भी ऐसा ही है। मेघालय का मासिनराम, यहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और फिर है लद्दाख का लेह, जो भारत की सबसे सूखी जगहों में से एक है। कमाल है ना, एक ही देश में मौसम के 2 ऐसे एकदम अलग चेहरे। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे जंगलों की। यहां एक मजेदार बात है। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें, मतलब सबसे ज्यादा जमीन पर जंगल कहां हैं, तो जवाब है मध्य प्रदेश। पर अगर हम ये देखें कि किस राज्य का सबसे ज्यादा हिस्सा जंगलों से ढका है, तो वो है मिजोरम। देखा, एक ही चीज को देखने के 2 अलग अलग तरीके हैं। और मध्य प्रदेश की बात निकली है तो एक और फैक्ट जान लीजिए। ये सिर्फ सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य ही नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य भी है। मतलब इसकी जमीन की बनावट ही अपने आप में खास है। पर देखिए, मैप सिर्फ ज्योग्राफी या बॉर्डर नहीं दिखाते, वो कल्चर भी दिखाते हैं। जैसे पंजाब को ही ले लीजिए, ये राज्य 3 खास कल्चरल रीजन्स में बटा हुआ है, माझा, दुआब और मालवा। हर इलाके की अपनी अलग पहचान है। चलिए अब देखते हैं कुदरत ने खुद यहां कौन कौन से शानदार अजूबे बनाए हैं। जैसे कि मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस। ये कोई कंक्रीट के पुल नहीं है, ये तो जिंदा पेड़ों की जड़ों से बने हैं। सोचिए, सालों तक जड़ों को गाइड करके उन्हें एक पुल की शक्ल दी गई। ये नेचर और इंसान के बीच दोस्ती का एक जीता जागता सबूत है। यहां एक और हैरान करने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक एक्टिव ज्वालामुखी भी है? और वो मेनलैंड पर नहीं, बल्कि अंडमान आइलैंड्स के बैरन आइलैंड पर है। यह हमें बताता है कि भारत की जमीन के नीचे भी कितनी हलचल है। और जमीन के नीचे की हलचल की बात करें तो हिमालय को कैसे भूल सकते हैं? ये पूरा इलाका जियोलॉजिकली बहुत एक्टिव है, इसीलिए इसे अर्थक्वेक जोन 4 और 5 में रखा गया है। मतलब यहां भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये पहाड़ आज भी बन रहे हैं, बदल रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ हमारे पास दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं हिमालय, और दूसरी तरफ एकदम उलट केरल में कुट्टनाड नाम की जगह है। यह भारत का सबसे निचला पॉइंट है, इतना कि यह समुद्र के लेवल से भी नीचे है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट। तो हमने प्रकृति के निशान तो देख लिए, अब बारी है उन निशानों की जो हम इंसानों ने जमीन पर छोड़े हैं। कैसे हमने इसे नापा, समझा और अपनी बस्तियां बसाईं। ये निशान हमें इतिहास और कल्चर की एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। तो सवाल उठता है कि इस पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक सिंगल मैप पर पहली बार कब उतारा गया? ये हुआ था साल 1752 में। एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे एन विले, उन्होंने भारत का पहला मॉडर्न नक्शा तैयार किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था।
और जब भारत को नापने की बात आई तो ब्रिटिश सर्वेयर्स ने एक सेंटर पॉइंट भी बनाया। यह है नागपुर में, जिसे 0 माइल सेंटर कहते हैं। माना जाता है कि यह भारत का ज्योग्राफिकल सेंटर है। आज भी वहां एक पिलर है जो उस दौर की याद दिलाता है। और अब थोड़ा आज के ज़माने में आते हैं। कोचीन, या जिसे हम कोच्चि कहते हैं, उसे एक स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। ये भी तो नक्शे पर एक नया निशान है जो बताता है कि भारत कैसे टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ इसकी अपनी सीमाओं के अंदर खत्म नहीं होती। इसका भूगोल इसे अपने पड़ोसियों से भी जोड़ता है। चलिए अब जरा बॉर्डर के पार देखते हैं कि ये रिश्ते कैसे हैं। कहीं दोस्ती तो कहीं तनाव। हमारी इतनी लंबी चौड़ी सीमाएं हैं जो कई देशों से मिलती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। इसकी सरहद सीधे चीन से लगती है। पहाड़ों के बीच बसी ये सीमा स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अहम हो जाती है। लेकिन जहां कनेक्शन है वहीं कुछ जगहों पर तनाव भी है। सियाचिन ग्लेशियर को ही देख लीजिए। ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है और भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक मुश्किल मुद्दा रहा है। और जब हम पड़ोसियों की बात कर रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि हम एक बड़े रीजन का हिस्सा हैं। यहां कंबोडिया जैसा देश है जिसकी राजधानी नोम पेन है, और समुद्र में हमारा पड़ोसी मालदीव है जिसकी कैपिटल है माले। बॉर्डर्स के अलावा कुछ मजेदार कनेक्शंस भी हैं। क्या आपको पता है कि भारत और हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका दोनों का टाइम जोन एक ही है? हम दोनों एक ही स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं। ये एक दिलचस्प कल्चरल कनेक्शन है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? यही कि कोई भी नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं होता। हर नक्शा अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है, साइज की, कुदरत की, इतिहास की और कनेक्शंस की।